नमस्कार, मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा, न्यू इंडिया जंक्शन चैनल से, अ चैनल फॉर द यूथ। एनसीपीसीआर ऑफिस से हम लाइव हैं। हम परीक्षा पर 4.0 में आपसे बहुत सारे स्पीकर्स से बातचीत कर कर आपका एंजाइटी और स्ट्रेस कम करने की पूरी कोशिश करते आए हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, टॉपर्स, बहुत सारे लोग आपका स्ट्रेस कम करने के लिए यहाँ आए हैं। आज हमारे साथ हैं श्री मुकुल कानिटकर जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री के भारतीय शिक्षण मंडल के हेड। ये पहले भी परीक्षा पर 4.0 में आ चुके हैं और काफी मजेदार रहा था। हम आशा करते हैं कि आज का भी सेशन उतना ही अच्छा रहे। स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर, जैसे कि हमने बातचीत की, आप महाराष्ट्र से हैं, मेरा भी महाराष्ट्र से हल्का सा ताल्लुक है, मुंबई से हूँ मैं, अभी दिल्ली मेरा कार्य क्षेत्र है। सर, आपने जगह जगह पे आरएसएस के साथ काफी काम किया है और बच्चों के विषय में आपका काफ़ी रुचि रही है, आपने उनकी मदद की है। आप अपने बारे में अपने से कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं वर्तमान में भारतीय शिक्षण मंडल नाम की एक संस्था का अखिल भारतीय संगठन मंत्री हूँ, नागपुर में रहता हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। शिक्षा का भारतीयकरण यह हमारा उद्देश्य है। शिक्षा यह आनंददायी होनी चाहिए। अब महाराष्ट्र से तो आपको पता है, शिक्षा शब्द का मराठी में अर्थ होता है सजा, दंड। मराठी में शिक्षा देने का अर्थ होता है किसी को दंड देना। तो आज वर्तमान में हमारी शिक्षा भी बच्चों के लिए सजा हो चुकी है। इसलिए जड़ू कृष्णमूर्ति कहा करते थे, जय कृष्णमूर्ति बहुत बड़े विचारक हुए, वो कहा करते थे, दो ही स्थानों पर आदमी खुद की मर्जी से नहीं जाता है, एक तो जेल में और दूसरा स्कूल में। और आप देखेंगे स्कूल की घंटी बजते ही जो बच्चे भागते हैं घर जाने के लिए, तो ऐसा लगता है उनको आनंद नहीं आ रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है भारतीय शिक्षण मंडल में कि शिक्षा अध्ययन केंद्रित हो, आनंद केंद्रित हो, और ये दोनों होने के लिए वो आचार्य केंद्रित होनी चाहिए। और उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने बहुत बड़ा योगदान किया और ये मेरा कार्य रहा है। परीक्षा दे हंसते हंसते नाम से एक पुस्तक 1998 में मैंने लिखी थी, जिसकी 25 लाख से अधिक कॉपियाँ बिक चुकी है। हिंदी में मूलतः लिखी थी, अब देश की लगभग 6-7 भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और बहुत लोकप्रिय है। और बच्चे आते थे, रोते थे परीक्षा के समय कि कष्ट हो रहा है, नींद नहीं आती, पेट खराब हो गया। तो ऐसे साथियों को काउंसलिंग करते करते ऐसा मुझे लगा कि सबके लिए कुछ करना चाहिए, तो इसलिए वो पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में हमने उस पर आधारित एक आनंदशाला विकसित की। वी डोंट कॉल इट वर्कशॉप, वी डोंट कॉल इट कार्यशाला, हम उसको आनंदशाला कहते हैं, क्योंकि फिर उसका माहौल ही वैसे रहता है। और अंग्रेजी में भी उसको हमने नाम दिया है ब्लिसिनार, सेमिनार एम्ड एट ब्लिस, तो ब्लिसिनार। तो हम ऐसे शिक्षकों के लिए भी करते हैं, शिक्षक स्वाध्याय नाम से, विद्यार्थियों के लिए करते हैं विद्यार्थी विकसन नाम से, और सबसे महत्वपूर्ण पालकों के लिए करते हैं, अभिभावकों के लिए अभिभावक उद्बोधन नाम से, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेते भी वो है, देते भी वही है। इसलिए उनका स्ट्रेस दूर करेंगे तो बच्चों का भी दूर हो जाएगा। इस दृष्टि से ये काम हम भारतीय शिक्षण मंडल में करते हैं और उसी कारण से मैं इस परीक्षा पर्व से जुड़ा रहा। और 2 साल पहले जब प्रत्यक्ष परीक्षाएं हुई थी, तब हमने पूरे भारत में प्रिंसिपल्स और टीचर्स को काउंसलर के रूप में विकसित करने के लिए एडसील और एनसीपीसीआर के साथ मिलकर के 17 स्थानों पर प्रत्यक्ष आनंदशालाएं भी ली थी। 100 टीचर्स को उसमें हमने तैयार किया था एज ए गाइड, एज ए काउंसलर। तो ये हमारा परीक्षा पर्व में योगदान पहले से, प्रारंभ से रहा है। सर, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप इतने इन्वॉल्व हैं और आपने पुस्तकें भी लिखी हैं। और ये आनंदशाला और ब्लिसिनार वर्ड मुझे बड़ा पसंद आया है। और पाठशाला है जो फनशाला ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सर, कुछ लाइव क्वेश्चंस आने लगे हैं। पहला प्रश्न है रमन उत्तरकाशी उत्तराखंड से, परीक्षा में फेल होने के डर से नकारात्मक सोच और दूसरों की आलोचना को कैसे नियंत्रित करें? फेल होने का डर तो रहता ही है, उसमें कोई मतलब वो तो रहना भी चाहिए। वो कई बार वो ऐसा डर काम का होता है, उसी के उस भय से तैयारी भी करते हैं। वो भय नहीं होगा तो कैसे तैयारी करेंगे। आलोचना तो आप कुछ भी करोगे तो आलोचना करेंगे, ये मान के चलना चाहिए। एंड वंस यू एक्सेप्ट दैट यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, जब आपको पता है कि आप कुछ भी करोगे तो आलोचना होने वाली है, तो आलोचना आप पर प्रभाव नहीं डालती। और ये उसका एक कोपिंग अप मैकेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण है।
भय दो प्रकार का होता है। जब वो नियंत्रण में होता है तब वो आपके क्षमता को बढ़ाता है। कोई भी भय, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, इफ़ यू आर अटेंटिव तो थोड़ा सा फियर होता है एक्सीडेंट ना हो जाए, तो देन यू आर अटेंटिव। लेकिन वो भय इतना भी ना हो जाए कि आप गाड़ी ही ना चला पाओ, कि ड्राइविंग ही ना कर पाओ डर के कारण, तो वो फोबिया कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो वो भय, अति भय जब हो जाता है तब दिक्कत करता है। थोड़ा भय तो स्वीकार करना चाहिए, थोड़े भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जरूरी भी बहुत आवश्यक होता है। उससे, उसको अंग्रेजी में यू स्ट्रेस कहते हैं, EUSTRESS। यू स्ट्रेस इज यूजफुल स्ट्रेस। जो आपको, जैसे परीक्षा में जो 3 घंटे में जितने कागज आप भर देते हैं लिख करके, अभी रिलैक्स बैठ करके उतने भर के दिखाइए, भर ही नहीं सकते। आपकी राइटिंग स्पीड भी उतनी नहीं होगी, आपका परफॉर्मेंस भी उतना नहीं होगा। लेकिन वो यू स्ट्रेस आपका परफॉर्मेंस एनहांस करता है। तो अंडर प्रेशर जो तो काम करते हो तुम, तुम्हारा आउटपुट बेटर हो जाता है यदि वो नियंत्रित हो तो। नियंत्रित हो। अति हो जाता है, फोबिया में चला जाता है, तो वही इम्पेडिमेंट बनता है। एंड दैट इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस। इट इज कॉल्ड एज डी स्ट्रेस, DESTRESS, destructive stress. So useful stress can become destructive stress यदि आप उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। पढ़ाई करते समय, परीक्षा देते समय रिजल्ट का ध्यान नहीं रखना। रिजल्ट तो 2 महीने बाद आएगा ना, रिजल्ट के समय देखी जाएगी। काम करते समय रिजल्ट की चिंता करने से गड़बड़ होती है। जैसे कर्म कर और फल की चिंता नहीं कर। नहीं, फल की चिंता नहीं, फल पहले डिसाइड कर ले। अच्छा, फल की चिंता नहीं कर, ऐसा कृष्ण ने कहा भी नहीं है। कृष्ण ने तो फैक्ट बताई है कि कर्म तेरे हाथ में है, फल किसी और के हाथ में है। वो श्लोक जो है, वो श्लोक बहुत सरल है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पे है, माँ फलेषु कदाचन, फल पे नहीं है। इट्स अ फैक्ट। इट्स नॉट ए उपदेश नहीं है वो। it's a fact, वो टीचिंग नहीं है, वो स्टेटमेंट है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू फल हेतुर्भू मत बन, फल हेतु से कर्म मत कर, कर्म को परफेक्ट कर तो फल अपने आप आएगा। स्वामी विवेकानंद उसको एक्सप्लेन करते समय बहुत सुंदर उदाहरण देते कि केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते समय यदि आपने सारे एपरेटस व्यवस्थित साफ कर लिए, बीकर, टेस्ट ट्यूब व्यवस्थित साफ है, कंटेमिनेशन नहीं है, वेल सैनिटाइज्ड है, और उसके बाद में समान मात्रा में आप सही मात्रा में 2 केमिकल डाल रहे हो, तो रिएक्शन जो तय है वही होगी, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। इन द सेम वे, इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इन द राइट प्रोपोर्शन, रिजल्ट तो अपने आप आएगा। तो काम करते समय रिजल्ट का ध्यान मत दो। रिजल्ट का ध्यान मत दो ये नहीं कहा है, चिंता मत करो, पहले तय कर लो। मुझे पता है मुझे 60% मार्क्स आने वाले हैं, मेरी क्षमता वो है, तो मैं ज़्यादा झंझट क्यों करता हूँ। पेपर देखता हूँ, पेपर में 4 प्रश्न यदि मुझे आते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ, इसमें 60 तो आ ही जाएंगे। देन देयर इज नो स्ट्रेस। लेकिन मैं 60% की मेरी तैयारी है और मैं 80% के फल की चिंता करता हूँ, तब दिक्कत होती। लिखते समय रिजल्ट की चिंता मत करो। दैट्स द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इस भय से बचने का। ये बहुत सही कहा आपने। और 1-2 पेपर्स में मेरे साथ ये हुआ था कि लिखते वक्त मैं जोड़ने लगी थी और मुझे लग रहा था कि अरे यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और थोड़ा सा टेंशन उसमें बढ़ गया था, वो पेपर और अच्छा जा सकता था। तो ये प्रैक्टिकली मैंने आप क्या टॉपर होंगे ना, तो टॉपर को ज्यादा टेंशन होता है, उनको 100 चाहिए होते हैं। There is a problem. 10th-12 तक थे टॉपर और पापा डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, तो मुझ पे प्रेशर वो था, प्रेशर रहता है। तो जिसको 100 में से 100 लाने, उसका प्रेशर अलग होता है। हमारे जैसे लोगों का कम होता है। हमको 60 की लिमिट थी, फर्स्ट क्लास से नीचे नहीं आना चाहिए, ये पिता ने बताया था, तो दैट वाज इजियर। प्रेशर ये नहीं था कि फर्स्ट आना है, प्रेशर ये था कि उसको फर्स्ट नहीं आने देना है। हाँ, ये कंपटीशन भी गड़बड़ करती है। मुझे इसलिए इसमें एग्जाम वॉरियर्स में और प्रधानमंत्री जी बोलने में भी एक शब्द प्रयोग करते हैं, और वो परीक्षा दे हंसते हंसते में पहली बार मैंने प्रयोग किया था वो शब्द, अनुस्पर्धा। ये नया शब्द बनाया हमने। नॉर्मली कंपटीशन को हिंदी में हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। हाँ। प्रति somebody else. When you compete with somebody else, it is प्रतिस्पर्धा। When you compete with your own self, तो आपको फेस करना है, चैलेंज आपके सामने आ गया है, सोल्यूशन आपके हाथ में है। ठीक है, प्रॉब्लम दूसरे के हाथ में होती है। सर अगला प्रश्न आया है, एक विद्यार्थी की अपने विद्यार्थी जीवन में क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कृपया इसे विस्तार से जरा बताइए। आदर्श दिनचर्या तो बहुत सारी है, लेकिन अचानक तो परीक्षा के दिनों में दिनचर्या वगैरह ज़्यादा बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
प्रत्येक के अपने शरीर की कुछ आदतें होती है, कुछ मन की आदतें होती है, कुछ पारिवारिक संस्कार होते हैं जिसको कल्चरल फैक्टर मैं कहता हूँ। किसी के घर में सभी लोग बहुत जल्दी उठते होंगे तो उनको भी आदत पड़ जाती है। मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती थी और उठ करके श्लोक गाना शुरू कर देती थी, तो 5 आदत है उनको कहो 10 बजे सो जाओ तो सो नहीं पाएंगे, फिर सुबह उठ नहीं पाएंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि आधा घंटा करो। अभी 8 बजे उठते हो तो 7:30 उठो, 7 बजे उठते हो तो 6:30 उठो, 7-8 दिन ये करने के बाद फिर 6 बजे उठो। क्रमशः अपनी दिनचर्या को ठीक करो, सूर्य के साथ मिलाओ, बिकॉज सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस। हमको जो भी हमारे अंदर ऊर्जा है जिसका उपयोग हम पढ़ाई के लिए भी करेंगे और किसी काम के लिए भी करेंगे, उसका प्राइमरी सोर्स सूर्य है। इसलिए सूर्य के अनुरूप यदि हमारी दिनचर्या होगी तो हमको कम एनर्जी में अधिक आउटपुट मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स लाइक द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड एनर्जी इन लाइफ। नहीं, जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन से आपको एनर्जी मिलती है। आप यदि 2 दिन भूखे रहो तो आप डाउन हो जाओगे, बैटरी डाउन हो जाएगी। भोजन में आप क्या भोजन करते हैं, तो गेहूँ चावल जो भी वनस्पति से आया, सब्जी फल फली सब वनस्पति से आए। इवन दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, वो भी वही प्राणियों को खाते जो वेजिटेरियन है। हाँ, तो बकरे को खाते, चिकन को खाते, वो लीव्स खाता है। तो बेसिकली दुनिया में जितनी भी ऊर्जा है वो सूर्य के फोटोसिंथेसिस से वनस्पति ने अन्न में रूपांतरित की। सो दैट प्राणिक एनर्जी ऑफ द सूर्य हैज बीन कन्वर्टेड एंड एनकोडेड इनटू फूड बाय द प्लांट्स, जिसको हम हमारे शरीर में उल्टा डिकोडिंग करते हैं और वो एनर्जी मुक्त होकर के हमको मिलती है। तो हम जो कुछ भी है वो सूर्य से, तो इसलिए सूर्य से हमारा लाइव संपर्क है। इसलिए सूर्योदय के समय आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा, सूर्यास्त के समय आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक, थोड़ा सैड महसूस होता है सूर्य जाने के बाद में, बिकॉज देयर इज अ लाइव इमोशनल कनेक्शन विथ सन। सो इट इज नॉट जस्ट विटामिन डी, इट इज अ होल एनर्जी दैट यू हैव। इट्स मच मोर देन दैट। उसको प्राण शक्ति कहते हैं। पूरा प्रश्नोपनिषद, छंदोपनिषद उस पर बताता है, लेकिन मैं वो डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा, दिनचर्या में दिन जो शब्द है वो सूर्य के कारण है। तो सूर्य उगने से दिन शुरू होता है, सूर्य के अस्त होने से रात्रि शुरू होती है। तो रात्रिचर्या नहीं है, ये दिनचर्या है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सर, एक क्वेश्चन जो शायद काफी लोगों के जहन में भी आ रहा होगा कि अगर आपका रूटीन वैसा बन गया है, क्योंकि रात को शांति होती है, कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो आप रात के हिसाब से पढ़ने लगे हो, तो इसको अगर चेंज करना हो तो क्या तरीका है? धीरे धीरे, स्लोली, एक जैसे मैंने कहा कि स्लोली आप सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, अपने आप जल्दी नींद आना शुरू हो जाएगी। आप यदि सुबह आप 6 बजे उठना शुरू कर देंगे तो रात को 11 बजे के बाद आपको नींद आना, अपने आप नींद आने लगेगी। और सोने से पहले कुछ ऐसे कार्य हैं जो कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं ताकि नींद टाइम पर आए? जैसे आपने बोला 12 साढ़े 12 तक लोग कार्य करते हैं, नींद नहीं आती है। सोने का तो पूरा साइंस है। हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि दुनिया में सर्वाधिक रिसर्च किसी बात पर हो रहा होगा, खर्च रिसर्च का फंडिंग, तो वह नींद के ऊपर है। मतलब ना एड्स के ऊपर, ना कोरोना के ऊपर, ना और किसी कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर। सारा विश्व परेशान है तो वह इंसोमनिया से परेशान है, निद्रानाश से परेशान है। भारत में हमको पता नहीं चलता क्योंकि हम तो भारतीय लोग तो बहुत सुखी है। चलती ट्रेन में खड़े खड़े भी सो जाते हैं, बस में भी सो जाते हैं, पड़ोसी के कंधे पर सिर रख करके। मुंबई में तो लोकल में जाओ तो पता ही नहीं चलता, सही सलामत पहुंच जाओ। तो इसलिए हम भारतीय बहुत खुश है, व्याख्यानों में सोते हैं, प्रवचनों में सोते हैं। वी हैव नो प्रॉब्लम विथ स्लीप। पर जो विकसित देश है उनकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में एक रिसर्च पेपर पढ़ा था कि अमेरिका का जो एवरेज कंजम्पशन ऑफ स्लीपिंग पिल्स है, मतलब टोटल स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम्ड इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 362 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज 18 पिल्स पर डे। दैट इज द एवरेज ऑफ यूएस। एंड ये 12 साल पहले का रिसर्च है, अभी तो बढ़ भी गया होगा। तो बहुत रिसर्च हुआ, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च हुआ, तो उससे पता चला कि नींद में हम जो जाते हैं और बाहर निकलते हैं उसके कुछ चरण होते हैं। देयर आर सम स्टेजेस, उसको उन्होंने नाम दिया है। फर्स्ट स्टेज इज रैपिड आई मूवमेंट, REM स्टेज। आप देखेंगे कोई सोता हुआ होगा तो आँख, पुतलियों के अंदर उसकी आँख हिलते रहती है, दैट इज कॉल्ड एज REM स्टेज।
सेकंड इज नॉन REM स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट बंद हो जाती है, एंड द थर्ड इज ड्रीम स्टेज, एंड द फोर्थ इज डीप स्लीप। और फिर बाहर आते समय एग्जैक्टली अपोजिट, ड्रीम, NREM, REM। अब आपको टोटल नींद चाहिए डीप स्लीप 2 घंटे की, आपकी बॉडी की आवश्यकता वो है, लेकिन 2 घंटे की डीप स्लीप में जाने के लिए आपको REM आधा पौन घंटा, NREM आधा पौन घंटा, ड्रीम स्टेज आधा पौन घंटा, ऐसे करके 3 घंटे अंदर जाने में, 3 घंटे बाहर आने में, 2 घंटे, ऐसे 8 घंटे चाहिए। और वो भी सलग मिल जाए तो। अगर आप डिस्टर्ब्ड है, आप टीवी देखते देखते रिमोट बंद करके सो रहे हो, या मोबाइल पे कुछ देखते देखते वो सारी मार धाड़ वो दिमाग में लेके सो रहे हो, या परीक्षा का टेंशन लेकर के सो रहे हो, आज मैंने 4 चैप्टर तय किए थे 3 ही पूरे हुए, ये सोचते हुए निगेटिव थॉट लेके सो रहे हो, तो ये REM, NREM, ड्रीम एक साथ नहीं होता है। थोड़ा सा होता है, डीप स्लीप में 10 मिनट गए फिर बाहर है, फिर जब तक 2 घंटे पूरे नहीं होंगे तब तक नींद नहीं पूरी होगी। तो हम सोने से पहले इन तीनों को कम कर सकते हैं। हमने रिसर्च ये किया कि REM में होता क्या है, REM में बॉडी क्या करती है। तो सबसे पहले REM स्टेज में फिजिकली जो एनर्जी बॉडी में फ्लो हो रही होती है, मसल टोन जिसको कहते हैं, उसको बॉडी विड्रॉ करती है, मतलब शरीर को आराम देती है। NREM स्टेज में जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, थॉट करने वाला, उसको विड्रॉ करती है, वो डस्टबिन को, रिसाइकल बिन को क्लीन करती है। एंड द थर्ड इज द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो ड्रीम स्टेज है। ड्रीम स्टेज। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद डीप स्लीप आती है। तो यदि क्लीनिंग प्रोसेस हम सोने से पहले कर ले तो हमारी, जैसे मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, बाद में मेरे को ये साइंस तो बाद में पता चला, पर माँ बचपन में कहती थी सोने से पहले 5 स्नान करो। मैंने कहा एक तो होता नहीं, 5 स्नान क्यों कह रही हो? तो वो कहती थी कोहनी तक हाथ दोनों पैर घुटने तक, और चेहरा, तो 2 और 2 4 और 1 5, अच्छा, इतना धो लो, और धो करके फिर सीधा थोड़े से तौलिए से उसको गीलापन हटा दो, उसका रगड़ो मत, केवल हल्के से सोख लो। हाँ, और उसके बाद आप सो जाओ, तो आपको अच्छी नींद आएगी। फिर वो कहती थी राम का नाम लो या कुछ श्लोक करो, वो भी बताती थी। अब मेरे को समझ में आया, ये करने से मेरा REM स्टेज कम हो गया, मेरी बॉडी कूल डाउन हो गई। तो REM में जो आधा पौन घंटा लगना है वो 10 मिनट में REM पूरा हो जाएगा। अगर मैं कुछ अच्छा पॉजिटिव थॉट लेकर के जाऊंगा तो यहाँ जो सारा डस्टबिन है कॉन्शियस थॉट का, वो खाली हो गया। तो वो NREM स्टेज के आधे घंटे को मैंने 10 मिनट में पूरा कर दिया, और सबकॉन्शियस माइंड भी मेरा क्लीन हो गया, तो मैं ड्रीम को भी कम कर सकता हूँ। सो मैंने परीक्षा दे हंसते हंसते पुस्तक में 5 बातें बताई है, 5 में से कोई भी 3 कर लो। एक ये पंचस्नान हुआ, दूसरा है श्वास की डीप ब्रीदिंग, श्वास पे ध्यान दो, तीसरा है कोई भी जप कर लो आपको जो अच्छा लगता है, चौथा है शवासन कर लो, और 5वां है नाड़ी शुद्धि कर लो। इन 5 में से कोई भी 3 करके आप सोइए, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी बढ़ जाएगी, कम समय में अच्छी नींद आएगी। जो लोग रिसर्च करके बताते हैं, वो हमारे माता पिता हमको बोलते आए हैं कि पैर धो के सोया करो, वो थोड़ा डराने के लिए बोलते थे, नहीं तो बुरे सपने आएंगे। दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। तो हम अगर मान ले तो हमारा रूटीन, दिनचर्या अपने आप बदल सकता है। क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा साइंटिफिक रही है, पर बीच का बहुत बड़ा कालखंड संघर्ष का जो रहा, उसमें उसका साइंस हम भूल गए, पर टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी को बिना साइंस के एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल चलाते हो, आपको उसका साइंस थोड़ी पता है। VLSI उसमें क्या करता है, कैसे आपके आवाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है, कैसे टावर पे जाता है, यू डोंट नो दैट साइंस, बट इवन देन यू कैन यूज द मोबाइल। इन द सेम वे माँ पिताजी जो बताते थे वो टेक्नोलॉजी थी, बिना साइंस के भी उसको यूज किया जा सकता है। तो फायदा हम हो रहा था और हमें पता नहीं था। इट्स टाइम वी गो बैक टू आवर रूट्स, आई थिंक। सर, नए सवाल आए हैं। हम बचपन से सुनते हुए आए हैं कि बच्चों को सुबह सुबह पढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। सुबह की पढ़ाई करना किस प्रकार से बच्चों के लिए जरूरी है, या सिर्फ एक कहानी है? विनोद द्वारका, गुजरात से। हमने अभी जस्ट एड्रेस किया था ये क्वेश्चन। विनोद जी, कहानी नहीं है, विज्ञान है उसके पीछे। और वही बात है कि वो जो अपन जो सूर्य की बात कह रहे थे ना, तो सूर्य का जो सिद्धांत है प्राण शक्ति का, उसमें 3 कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दिनचर्या में। उसको हमारे भाषा में संधि काल कहते हैं, अंग्रेजी में ट्वाइलाइट कहते हैं केवल शाम को, लेकिन सुबह वाला भी संधि उतना ही महत्वपूर्ण है, उसको उषा संधि कहते हैं। संधि काल कौन सा है? जिस समय सूर्य नहीं है किंतु प्रकाश है। फिजिकली सूर्य आया नहीं,
लेकिन प्रकाश आ गया, वो उषा संधि है। शाम को सूरज डूब गया फिर भी प्रकाश बाकी है, वो सायं संधि है। ये दोनों संधि काल महत्वपूर्ण है, क्योंकि संधि काल में, ट्रांजिशन में जो भी आप काम करोगे उसका 100 गुना परिणाम आपको मिलेगा। संधि काल का ये इफेक्ट है, फायदा है। तो आप पूर्व संधि में, मतलब उषा संधि में यदि आप अध्ययन करोगे, याद करोगे, तो आपको जितने एफर्ट लगने उससे 10 गुना ज़्यादा ही रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को खेलना चाहिए। शाम को फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो सायं संधि है, तो सायं संधि फिजिकल एक्टिविटी के लिए, प्रातः संधि मेंटल एक्टिविटी के लिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसलिए वो कहते हैं विनोद जी, तो ट्राई करना चाहिए, लेकिन नहीं होता हो तो कोई बात नहीं, प्रयास करना चाहिए सूर्य के उगने से पहले हम उग जाए। जैसे मंगल आरती होती है मंदिरों में, उसके भी पीछे यही कारण है। पूरा ब्रह्म मुहूर्त कहते थे हमारे ऋषि, उसी समय उठ के ध्यान लगाते थे, तो इट वाज इजियर टू कंसंट्रेट बिकॉज द होल नेचर इज हेल्पिंग यू। प्रकृति आपका सहयोग कर रही है उस समय। दैट्स ट्रू। सर, अगला सवाल, जैसा कि लग रहा है कोरोना फिर से आने वाला है, इस महामारी में भावनात्मक और कोविड तनाव से कैसे उभरें? कोरोना आएगा नहीं आएगा, दूसरे रूप लेकर के आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। वास्तविकता में कोई भी महामारी जो होती है, वो महामारी आपके संयम और अनुशासन की परीक्षा लेती है, और संयम और अनुशासन होगा तो आपको तनाव नहीं होगा। हम एज ए कलेक्टिव, एज ए समूह, एक समाज के रूप में कितने अनुशासित है, उसकी परीक्षा कोविड ने हम सबके ली, और हम सबके लिए गर्व का विषय है कि भारत ने एक अद्भुत अनुशासन का परिचय दिया। नहीं तो आप सोचो ना, इस देश में जो पुलिस का रेशियो है टू द पॉपुलेशन, 1 लाख के पॉपुलेशन पे 200 पुलिस है भारत में, ऑल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज, जो अमेरिका का परसेंटेज 968 है 1 लाख के पॉपुलेशन में, और उसके बावजूद भारत का क्राइम रेट कम है। क्यों? क्योंकि भारत का सामान्य व्यक्ति अंदर से अनुशासित रहता है, जिसको हमारे यहाँ धर्म कहते हैं। अच्छे काम करने को हमारे धर्म का काम करना कहते हैं, नॉट रिलीजन। रिलीजन इज डिफरेंट। ये अच्छा काम करने को धर्म कहते हैं। तो माँ ने सिखाया कि पैर लग जाए किसी चीज को तो नमस्कार करो, ये धर्म है, क्योंकि उसमें भी जीव है। तो ये जो सारा अनुशासन था वो भारत का काम किया, और उस कारण से कोरोना में हमको सबसे कम कठिनाई झेलनी पड़ी विश्व में। तो इसलिए आएगा तो आएगा, किसी और रूप में आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तैयारी रखने की आवश्यकता है। अकेले नहीं, समूह में, परिवार के, समाज के साथ में अनुशासित और संयमित जीवन को अपना अंग बनाने की आवश्यकता है, तो कुछ नहीं होगा। सर, मेरे ख्याल से ये जो 2 साल हुआ है, जब हम परीक्षा पर भी नहीं कर पाए थे पिछले 2 साल में, और कोरोना के कारण और स्कूल ना जाने के कारण और ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन का जो ये पूरा सिस्टम हुआ है, तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ झेल रहे हैं जो हमारे टाइम में हमने देखा नहीं था। ना इसके लिए पेरेंट्स तैयार थे, ना टीचर्स तैयार थे। तो आई थिंक जो स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ गया है, ये इस कारण से भी बढ़ गया है शायद। सोशलाइजेशन बंद हो गया ना। एक आयु में बच्चों को एक दूसरे से मिलना भी बहुत आवश्यक होता है, एक दूसरे को देखना भी बहुत आवश्यक होता है, तो उस कारण से स्ट्रेस लेवल बढ़ना ही था। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके सामने वही वही दृश्य हमेशा रहता है, तो आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, वही दीवारें, वही रंग, वही फोटो, वही बार बार दिखाई दे रहा है, किसी से मिल नहीं पा रहे हो। ऑनलाइन मिलने में वो संतुष्टि होती नहीं, मैं उसको 1.5 इंच की दोस्ती कहता हूँ। वर्चुअल वर्ल्ड पे होते 1.5 इंच में आदमी दिखता है। अभी जब हमारा बाद में फिर से प्रवास शुरू हुआ और जब हम सब जगह जाकर के प्रवास करने लगे, तो वहाँ के कार्यकर्ता देख करके कहने लगे, अरे अब आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 1.5 इंच में तो केवल चेहरा दिखता था। तो ये जो एक आत्मीयता जो आती है सामाजिकता के कारण, उसको मिस कर रहे थे सब लोग। तो आने वाले समय में हमको इस प्रकार की अपने आप को तैयारी करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी भी मदद करेगी, विज्ञान भी मदद करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद अपने अंदर के मन से होगी, जिससे हम आपस में मिलते हुए काम कर सकेंगे। तो वही कोरोना से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, तो इसके लिए चिंता ना करके हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, हम रेडी हैं अब हर तरह की चीज़ों को फेस करने के लिए। उस पर हम, जैसे सर ने कहा था, सोल्यूशन पे ध्यान दें। And we went a step ahead as a country, as a nation. मतलब केवल चैलेंज की बात नहीं थी, हमने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। It was the only nation which converted challenge into opportunity.
आप सोचिए, बाकी सारे देश जब राहत पैकेज दे रहे थे उस समय हमने आत्मनिर्भर पैकेज दिया. सो वी कन्वर्टेड इवन दैट सिचुएशन इनटू ए चैलेंज एंड चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी. ये पराक्रमी वीरों का काम होता है. और इसलिए एग्जाम वॉरियर शब्द इसलिए प्रयोग किया है ना, वीर बनना है. वीर बनना है. तो वीर बनना है तो केवल चैलेंज पे भी नहीं रहना, चैलेंज भी मजबूरी होती है. चैलेंज से भी आगे जाना है कि उस चैलेंज को अवसर में परिवर्तित करना है, उस चुनौती को अवसर बना देना. इसलिए परीक्षा एक बहुत बड़ा अवसर है जिसको हम आनंद से अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं. इसलिए उसको परीक्षा पर्व नाम दिया प्रधानमंत्री ने. पर्व कहा है इसलिए कि उसको उत्सव बनाओ. पहला ही मंत्र यही है ना कि परीक्षा को उत्सव मनाओ, सेलिब्रेट एग्जाम. तो एग्जाम को सेलिब्रेट कैसे करेंगे? बाय कन्वर्टिंग चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी. And then everything will turn into a victory then. Exactly. That's true. सर, अधिकतर परिवार के सदस्य मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं है. मेरे द्वारा इसे कैसे बदला जा सकता है? वासुदेव फ्रॉम ओडिशा. ये तो स्वाभाविक है, हर बच्चे का होता है. जो माँ कहती है उस पर ध्यान नहीं लगता और जो माँ मना करती है उस पर पहले ध्यान लगता है. ये नेचर ही होता है ना, एज ही होता है. ये स्वाभाविक है, रिबेलियस. और ऐसा नहीं हो तो उस बालक को मैं लल्लू कहता हूँ. इसलिए तो आप सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप जिस समय उस बाहर के जो स्टिमुलस है, बाहर का जो बार बार याद दिलाना है, उसको यदि आपको भूलना है तो उसको आपको अंदर का बनाना पड़ेगा. आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे. पढ़ाई करने के लिए आप माँ कहती है इसलिए पढ़ रहे हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे. पढ़ना ही छोड़ो, आप कोई काम नहीं कर पाओगे. माँ यदि आपको कपड़े धोने को कहोगी तो वो भी नहीं धो पाओगे ढंग से. माँ आपको कहीं सफाई करने को, डस्टिंग कर ले, कोई आज नहीं आई है भाई डस्टिंग थोड़ी कर ले, तो आपका मन नहीं लगेगा उसमें. पर यदि आपको खुद को लगता है कि ये मेरा कबर्ड है और इसको मैं साफ करूं, तो आप इतने मन से उसको करते हैं. सो इफ एग्जामिनेशन के कारण हो या बिना कारण के भी पढ़ाई आपका गोल बन जाए, सो देन यू विल डू इट. अभी तक वो परिवार का है इसलिए गड़बड़ है. तो परिवार वाले को अपना कैसे बना सकते हो इस पर ध्यान देना चाहिए. तो आपके अपने गोल डिफाइन कर लो आप. और आप गोल डिफाइन करके आप पढ़ते हुए दिखोगे तो माँ थोड़ी कहेगी. फिर तो माँ उल्टा कहेगी, अरे बेटा थोड़ा सा खेल के आ जा, 4 घंटे पढ़ रहा, कुछ खा ले, कुछ खेल ले, कुछ टीवी देख ले. इसलिए माँ कहती है इसलिए पढ़ना, ये तो संभव ही नहीं है किसी के लिए. तो ये माताओं के लिए भी है, बहुत ज्यादा पीछे मत पड़िए बच्चों के. ज्यादा पीछे पढ़ने से कम पढ़ाई होती है. हाँ, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अंग्रेजी में कहा जाता है बी अ मदर, डोंट स्मॉदर, डोंट बी अ स्मॉदर. एग्जैक्टली. तो वो होता है ना, थोड़ा छूट दे देनी चाहिए. पर वो भी तब कर पाएगी ना जब वो चिंता करना बंद करे. हाँ, वो चिंता कर रही है ना, इसलिए वो कर रही है. तो इसलिए बच्चों को भी ये समझना चाहिए, माँ जो पीछे पड़ रही है उसके पीछे उनका प्रेम है, उसके पीछे उनका स्नेह है. और उस प्रेम और स्नेह से उत्पन्न इनसिक्योरिटी है जो सबसे खतरनाक है. माँ पिताजी को वो रखनी नहीं चाहिए. सबके बच्चे बड़े वीर होते हैं और बहुत अच्छा करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे. आपका सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छा करेंगे. पीछे पड़ने से तो उनकी इच्छा के विपरीत है, वो काम भी कर लेंगे तो भी बेस्ट नहीं कर पाएंगे. मेरे ख्याल से नदी की तरह बहने दो, फ्लो होने दो, जिस दिशा में वो जा रहे हैं, देखिए किसमें रुचि है. थोड़ा से किनारे बनना पड़ता है, ये भी ठीक है, नहीं तो बाढ़ बन जाएगी, बाढ़ हो जाएगी. इसलिए एकदम मुक्त छोड़ने के भी मैं पक्षधर नहीं हूँ. हाँ, वो तो नहीं. प्रेम से, स्नेह से गाइड भी करना चाहिए, पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए. सही कहा आपने. सर, अगला सवाल है सतीश, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से. परीक्षा में फेल होने के डर से नकारात्मक सोच और दूसरों की आलोचना को कैसे नियंत्रित करें? जो दूसरे आपको आलोचना कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? दूसरों को नियंत्रित ही नहीं कर सकते. उसके लिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन है बेशरम बन जाना. दूसरों की आलोचना का आप पर असर नहीं पड़ना चाहिए. हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ा उदाहरण है. सारी दुनिया आलोचना करती है, सब लोग आलोचना करते हैं, उनको जो करना है करते अपना कार्य करते हैं. हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते तो भौंकते रहेंगे. किंतु आलोचना और समीक्षा में फर्क होता है. जब आपके अपने करते वो आलोचना नहीं होती. क्रिटिसिज्म जो होती है, क्रिटिसिज्म से भी आगे है इवैल्यूएशन. जब आपके माँ पिताजी करते हैं तो दैट इज नॉट क्रिटिसिज्म, दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, दे आर पार्ट ऑफ यू. हम अपने माँ पिताजी के कारण ही हम हैं. सो इंट्रोस्पेक्शन इज द बेस्ट वे ऑफ इवैल्यूएशन, जो मैं खुद ही कर सकता हूँ. और नेक्स्ट स्टेज इज माता पिता और गुरु. वो इतने आत्मीय हैं
कि वो जो इवैल्यूएशन करते हैं वो भी आत्मावलोकन ही है, वो भी इंट्रोस्पेक्शन ही है। उनके द्वारा किया गया मूल्यांकन इज ए फीडबैक, नॉट आलोचना। आलोचना और इस मूल्यांकन का भेद इतना है, मूल्यांकन हित के लिए किया जाता है, आलोचना पराया मान करके की जाती है। हाँ। जो पराये की जाती है वो आलोचना है, जो अपने की जाती है वो मूल्यांकन है। तो आपको ये देखना होगा कि आपके बेहतरी के लिए कौन बोल रहा है, Exactly. और आपको नीचा दिखाने के लिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये कौन कर रहा है। ये अंतर आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये विवेक होता है। हाँ। मतलब ये बहुत ज्यादा बुद्धि से नहीं, हृदय से समझ में आता है कि सामने वाले के बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है। सामने वाला नकारात्मक रूप से बोल रहा है तो आपको महसूस होता है, आपका मूड ऑफ होता है, और सामने वाला स्नेह से कर रहा है तो कटु बात भी आपको अच्छी लगती है। यू फील सो गुड, अरे इतना केयर करता है मेरे लिए, दैट काइंड ऑफ बात आती है जब आपको बिल्कुल विपरीत बात बता रहा होता है आपके मन के, फिर भी तो वो मित्रता, वो आत्मीयता, वो अपनापन और वो परायापन, ये दोनों समझना चाहिए। ये, और जो पराया है उसके प्रति बेशर्म होना चाहिए, निर्लज्ज होना चाहिए, उसके प्रति चिंता ही नहीं करनी चाहिए। तो क्या कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सब माता लोग वही जो पराये हैं, अपने अपने और लोग। हाँ, सही कहा आपने। सर अगला प्रश्न है, माता पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं और वो परीक्षा के दौरान अपने बच्चों को कैसे मदद करें? आपके आगे बढ़ने में माता पिता की क्या भूमिका है? माता पिता बहुत बड़ी भूमिका होती है, खास करके जैसे बगिया का माली होता है ना, उसको दो काम करने होते हैं। एक तो पोषक तत्व उपलब्ध कराने होते हैं बीज को अंकुरित होने के लिए। एनी सीड इफ इट हैज टू स्प्राउट इट नीड्स दैट कंजिनियल एटमॉस्फेयर। क्या क्या चाहिए उसको? पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए, हवा चाहिए और खाद चाहिए। ये चार बातें उनको देनी पड़ती है ताकि वो ब्लॉसम करे, उसका अनफोल्डमेंट हो उसके अंदर से। और दूसरा सुरक्षा, कोई आकर के खा नहीं जाए जब वो पौधा छोटा है तब। तो माली के दो काम है, एक तो पोषण देना और दूसरा सुरक्षा देना। यही अभिभावकों का काम है। और पोषण कैसे मिलेगा? पोषण मिलेगा थोड़ा सा खुलापन देने से। आप अपने घर में यदि गमले में मिट्टी को दबा दबा करके भर देंगे तो उसमें हवा यदि नहीं जाएगी तो कितना भी पानी डालो जड़ें सड़ जाएगी। लेकिन आप यदि उसको पोरस करोगे, हमेशा खुरपा चला करके उसको पोरस रखोगे या केचुए डाल करके पोरस रखोगे तो हवा भी जाएगी, ऑक्सीजन भी जाएगा, पानी भी जाएगा, न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे। तो आपको अपने बच्चों के प्रति वैसे खुलेपन का वातावरण तैयार करना चाहिए। संस्कार हमेशा इनडायरेक्टली होते हैं। उपदेश से हम कोई बात नहीं सीखे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? हमने किसका उपदेश माना आज तक? लेकिन यदि आचरण दिखता है और उसका प्रभाव होता है तो अपने आप अनुसरण करने की इच्छा होती है। जैसे मैं बहुत पढ़ता था और सौभाग्य से हमारे समय में मोबाइल भी नहीं था, टीवी भी नहीं था। मेरी 12वीं तक टीवी भी नहीं था और मोबाइल भी नहीं था। मैं 12वीं कक्षा में था तब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, इसलिए हमारे घर में टीवी आया था। तो उससे पहले टीवी और मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो हमारा सबसे बड़ा जो मनोरंजन का साधन था वो पुस्तकें थी। तो नागपुर में 3-4 लाइब्रेरी मेरे को इसलिए बदलनी पड़ी कि सारी पुस्तकें पढ़ ली। अब वो 8वीं 9वीं की कक्षा में पुस्तकें पढ़ते समय विवेक तो होता नहीं, तो मैं ऐसे भी उपन्यास ले आता था जो उस आयु में मुझे नहीं पढ़ने चाहिए, श्रृंगार रस के और ऐसे। अब मेरी माँ ने कभी मेरे को मना नहीं किया कि ये वाली पुस्तक मत पढ़, इस लेखक को मत पढ़ना, कभी नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। किंतु मेरे को बाद में ध्यान आता है कि कैसे उन्होंने किया। जब वो घर में पढ़ी रहती थी किताब तो वो ये ध्यान देती थी कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, उस समय वो किताब उठाएगी और ऐसा मुंह टेढ़ा करेगी और उनके टेढ़े मुंह को देख करके मेरे को समझ में आएगा आज मैंने गलत किताब लाया। अपने आप मेरी टेस्ट को उन्होंने डायरेक्शन दिया विदाउट टेलिंग मी टू डू और नॉट टू डू। डूज एंड डोंट्स विधि निषेध से कोई संस्कार नहीं होते, संस्कार होते आचरण से। आप करके दिखाओगे। और किसी दिन अच्छी किताब लेकर के आए तो खाना खाते समय सबको बताएगी माँ कि आज मुकुल बहुत अच्छी किताब लेकर के आया। तो अपने आप मेरे को पता चला इस टाइप की किताब लाने से माँ की शाबाशी मिलती है, ट्रेनिंग हो गई, इस टाइप अपने आप विवेक डेवलप हो गया। उन्होंने कभी नहीं बोला डू दिस डोंट डू दिस, कभी नहीं बोला, लेकिन अपने आप उन्होंने मेरा विवेक विकसित किया। सो माता पिता का ये सुरक्षा है। यही चीज पेट ट्रेनिंग में भी यूज की जाती है। एग्जैक्टली पेट को ट्रेन करने के लिए कि दिस इज गुड बिहेवियर एंड दिस इज बैड बिहेवियर। उनको बोला नहीं जाता है कि ये नहीं करो, बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने व्यवहार से दिखाना पड़ेगा। दैट्स ट्रू सर।
सर अगला सवाल है, परीक्षा के दौरान किन गतिविधियों या व्यवहार से हमें बचना चाहिए, कृपया विस्तृत बताएं रमेश जी। किसी भी अति से बचना चाहिए। एक्सेस किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए। परीक्षा के दिनों में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। उन्होंने कहा ना ज़्यादा आहार करना चाहिए ना कम आहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी ले लो वो भी ले लो, प्रोटीन भी ले लो, फलाना भी ले लो, सलाद भी खा लो, ये भी करने की ज़रूरत नहीं। अपनी क्षमता से थोड़ा कम खाना चाहिए, थोड़ा पेट खाली रखना चाहिए ताकि अलर्टनेस बना रहे। वैसे ही बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए लेकिन पूरा छोड़ भी नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए लेकिन बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। कोई भी चीज़ अति नहीं करनी चाहिए। बहुत एक जगह बैठ कर के पढ़ना ये भी ठीक नहीं है। थोड़ा चलते फिरते पढ़ो, थोड़ा बाहर भी जा कर के आओ। जैसे मैंने कहा शाम के समय आप गार्डन में जाइए, मैदान में जाइए, मित्रों से मिलिए। किसी भी चीज़ की अति मत कीजिए, बैलेंस्ड रखिए। स्क्रीन टाइम कम कीजिए क्योंकि वो कंसंट्रेशन को बहुत ख़राब करता है। मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का, ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन वाले स्क्रीन टाइम हमारे बढ़ गए हमारे घर में आज। उसको भी युक्त आहार विहार में आना पड़ेगा। वो भी आहार है, वो इंद्रियों का आहार है। जैसे भोजन हमारा आहार है वैसे आँखों का आहार है कि हम क्या देखते हैं, कितना देखते हैं, कैसे देखते हैं, उनको कानों से क्या सुनते हैं। आजकल बच्चे दिन भर वो ब्लूटूथ लगा करके गाने सुनते हैं, उसको भी रेगुलेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना अति करनी चाहिए ना छोड़ देना चाहिए। आप उसको रेगुलेट कीजिए, खुद तय कीजिए, खुद का बैलेंस तय कीजिए। 2 घंटे करूँगा, 4 घंटे, वॉट एवर यू डिसाइड। अति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये परीक्षा के दिनों में बहुत वैसे तो जीवन में ही इम्पोर्टेंट है लेकिन परीक्षा में चूंकि सामने लक्ष्य है और वो टारगेट अचीव करना है, इसलिए परीक्षा के समय में अति को टालना ये सबसे इम्पोर्टेंट। सर आप 2021 में स्वस्थ भारत संवाद फिट इंडिया डायलॉग के पार्ट थे। नरेंद्र मोदी जी से आपका डिस्कशन हुआ था। सर उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, जैसे फिट इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ाई से रिलेटेड? बेसिकली स्वस्थ रहना तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्व में स्थित रहना। जब आपका बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेटेड होता है तब आप स्वस्थ होते हैं। तो नॉर्मली फिटनेस को केवल शरीर के साथ जोड़ करके देखा जाता है। जब प्रधानमंत्री जी के उस डायलॉग की और फिटनेस इंडिया के पूरे कैंपेन की तैयारी चल रही थी, तब जो उनकी थिंक टैंक बैठी होगी उन सब में बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने जब हमसे चर्चा की तो मैंने उनको सुझाव दिया कि WHO की डेफिनेशन में, स्वास्थ्य की डेफिनेशन में WHO ने अब सोशल कंपोनेंट भी ऐड किया है। एंड नाउ दे हैव आल्सो एडेड द स्पिरिचुअल कंपोनेंट। So well-being is not just defined at the level of physical, mental, emotional. ये 3 पहले भी थे। Now they have added social and spiritual level. तो मैंने कहा आपको भी फिटनेस के लिए जिन से आप बात करोगे तो उसमें 2 वाला। तो सुझाव दिया तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बोले सो कुंडा खोले। तो मैंने सुझाव दिया तो वो सोशल वाले के लिए उस फिटनेस इंडिया डायलॉग में मुझे ही उन्होंने बुलाया और मैंने वही सामाजिक जो पक्ष है, हम जब समाज के लिए कुछ करते हैं तब समाज मिलकर के फिट होता है, अकेले नहीं फिट हो सकते। ये वाला पक्ष उसमें मैंने उनसे साथ बात की थी। बहुत सौभाग्य है हमारा कि आप जुड़े थे प्रधानमंत्री जी से, और मेरा सौभाग्य है NCPCR का कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं इन विषयों में। सर एक और सवाल आया है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। सामान्यतः एक परीक्षा के लिए बड़ी मात्रा में जानकारी को याद करने की आवश्यकता होती है। इसे आसानी से कैसे किया जा सके, मेमोरी पावर? कोई भी जानकारी होती है ना, उस जानकारी में संकल्पना होती है, कंसेप्ट होता है। जानकारियाँ बहुत ज़्यादा होती है, संकल्पना थोड़ी होती है। जैसे मैं हमेशा बहुत सादा सा उदाहरण देता हूँ, पहाड़े याद करने पड़ते हैं, टेबल्स हमको बचपन में रटने पड़ते हैं। यदि 20 टेबल हम रटते हैं तो 200 नंबर्स हमको याद रखने हैं, 20 के पहाड़े तक, हर पहाड़े में 10 नंबर। और ये बच्चे के लिए बड़ा कठिन होता है। लेकिन यदि वो कंसेप्ट समझ में आ जाए उसको, जैसे मेरे साथ हुई घटना है, हमारे घर में बड़े कठोर नियम थे। मेरी माँ कहती थी कि रोज़ शाम को 5-6 बातें किए बिना हमको शाम का भोजन नहीं मिलता था। उनमें से एक बात थी अगला पहाड़ा याद करना, और हमारे बचपन में 30 तक पहाड़े याद करने पड़ते थे, आपको 20 तक ही करने पड़ते हैं।
तो 13 के पहाड़े पे एक दिन भोजन नहीं मिला, क्योंकि 13 का पहाड़ा कठिन है। तो 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ, तो उस दिन भोजन नहीं मिला, दूसरे दिन याद हो गया एक दिन भूखे रहने से। 17 के पहाड़े पे तो 3 दिन हो गए शाम का भोजन नहीं मिला, दिन में सुबह तो मिल रहा था। तो माँ को गुस्सा आया तीसरे दिन। माँ ने कहा तू दोस्तों के यहाँ खा के आता होगा, इसलिए तेरा पहाड़ा याद नहीं हो रहा है। तो फिर माँ ने वो सजा दी जो सबसे क्रूरतम सजा मुझे लगती है। माँ ने कहा 17 का पहाड़ा 50 बार लिखो। एक बच्चे के लिए इससे कठिन काम कोई नहीं, बोरिंग। लेकिन बच्चे होते रिबेलस। मैंने कहा ना, जो आप कहते हो वो नहीं करेगा बच्चा। तो मैंने माँ को चैलेंज लिया कि 17 का पहाड़ा 50 बार लिखूंगा और याद नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 17 17 17 17 50 बार लिखे, 34 34 34 34 50 बार लिखे। यदि 17 दूनी 34, 17 तो 51 लिखता तो याद होता। मैंने वो किया ही नहीं, एक साथ पूरा लिखते तो याद होता। तो लेकिन 51 को 50 बार लिखने से पहले मेरी ट्यूबलाइट जली। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन तो करना ही नहीं, एडिशन करना है। 17 में 17 मिलाओ 34, 34 में 17 मिलाओ 51, 51 में 17 मिलाओ 68, 68 में 17 मिलाओ 85। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, मैं पहाड़ा याद क्यों कर रहा हूँ, मैं तो पहाड़ा बना सकता हूँ। हाँ। मैंने जाकर के माँ के पास खड़े रह करके कहा सुनो 17 का पहाड़ा। बोले अभी तो याद नहीं था। मैंने कहा आपको क्या लेना देना, अब याद है। हाँ। थोड़ा स्लो ही तो बोलना था, मन में बनाता गया पहाड़ा। उसके बाद आज तक पहाड़े याद नहीं किए। जब पहाड़ा बना सकता हूँ, व्हेन आई कैन क्रिएट इंफॉर्मेशन, व्हाई शुड आई मग इट अप। ट्रू। सो आप कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, देन यू कैन राइट योर ओन इंफॉर्मेशन। सो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को याद रखने का तरीका है कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट केवल इतना सा है, मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट n टाइम्स एडिशन। मैंने अनेक लोगों को सिखाया। एक नागपुर में एकात्मता नगर में म्यूनसिपैलिटी का स्कूल है, उसमें एक जगदीश पवार नाम के सर है। तो किसी से मेरे को पता चला, हमारे एक शिक्षक स्वाध्याय में आए थे आनंदशाला में। उसके बाद में उनके स्कूल में बहुत एडमिशन्स भी बढ़ गए, सब हो गया। तो मेरे को किसी ने बताया उनके स्कूल में सैकड़ों बच्चे ऐसे, 100 से ऊपर बच्चे जिनको 1000 तक पहाड़े याद है। आप 768 बोलिए, वो 768 का पहाड़ा बता देंगे। तो मैंने कहा बहुत आश्चर्य। तो जगदीश पवार सर को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को वीडियो भेज दिया। वास्तविकता में वैसा था। तो मैंने फिर सर को पूछा ये कैसे किया, तो सर हंसने लगे, आपने ही तो बताया था। मैंने कहा मैंने क्या बताया। बोले वो आपने माँ की कहानी बताई थी ना, वो काम कर दिया मैंने बच्चों को पहाड़े बनाना सिखा दिया। वो याद नहीं किया 1000 तक पहाड़े, वो पहाड़े बनाना जानते हैं। और वैदिक गणित के द्वारा उन्होंने एडिशन सरल कर दिया, तो 768 का पहाड़ा बच्चे बना करके सुना देते हैं। सो इंफॉर्मेशन विल बिकम ईजियर इफ यू गो टू द कंसेप्ट ऑफ इट। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सीख है। मुझे भी बहुत देर से पता चला था कि एडिशन होके हो जाता है, तो मेरे काम आया था। लेकिन अगर मेरी माँ ने भी ये किया रहता जो आपके साथ हुआ, तो और जल्दी मुझे पता चल जाता शायद ये चीज। ये बहुत इसलिए माँ जो भी करती है अच्छे के लिए करती है, ध्यान रखना। और आपने सही कहा था, महाराष्ट्र में शिक्षा का मतलब सजा होती है, तो उन्होंने वो दोनों कॉन्सेप्ट मिला दिए थे माता जी ने। सर, आप पहले भी इस परीक्षा पर्व का हिस्सा रह चुके हैं, और एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड इसको दूर करने के लिए हमने बहुत सारे स्पीकर से बात करी है। सर एक कोई मैसेज जो आप आज की पीढ़ी को देना चाहते हो, क्योंकि अब वो वापस आ रहे हैं ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन और सामने की कक्षा में आ रहे हैं, तो ये चेंज उनके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि आदत बन गई है, मुश्किल से आदत बनी है, और फिर वापस। तो किस तरह से वो इसमें चेंज लाएं अपने आप में? इतने बढ़िया अवसर इस समय में हम सब के सामने हैं। हम सब लोग ऐसे अद्भुत समय में जी रहे हैं जिस समय बहुत प्रचंड विकल्प हमारे सामने हैं। आज से जब मैं आपकी आयु में था, 10वीं 12वीं में था, तब हमारे पास इतने विकल्प नहीं थे जितने आज की पीढ़ी के सामने। ऑप्शंस आर प्लेंटी, विकल्पों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो संकल्प की कमी है। यदि संकल्प ले लेंगे तो हमारे जीवन को सार्थक बना सकेंगे। सफल तो बन ही जाएगा, सफल बनाने पर ज़्यादा चिंता मत कीजिए। सफल का अर्थ होता है फल के सहित, तो फल के साथ तो फल तो मिलेगा ही जो आप करोगे उसका। तो इसलिए सफल बनना बड़ा कठिन नहीं है, कठिन है सार्थक बनना। सार्थक मीन्स पर्पसफुल, योर लाइफ शुड बी पर्पसफुल। और यदि पर्पसफुल लाइफ बनानी है तो वो कठिनाई से बनती है, आसानी से बनती नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने ये तय किया कि मेरे को मेरी ये बाइसेप्स बनाने हैं, तो क्या करूँगा मैं? इन बाइसेप्स के नीचे सोते समय तकिया लगाने से बाइसेप बनेगा, या इसके ऊपर मक्खन लगाने से बनेगा? नहीं, मेरे को डंबल्स उठाने पड़ेंगे, वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा, पुशअप्स करने पड़ेंगे। जितना कष्ट मैं मेरी मसल्स को दूंगा उतनी मजबूत वो होंगी। वैसे ही प्रकृति आपकी मसल बिल्डिंग कर रही है,
आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। तो एवरी चैलेंज इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ बेटर पर्सन, बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। दोनों हाथों से उसको स्वीकार कीजिए, स्वागत कीजिए, पर्व के समान, उत्सव के समान, और आनंद के साथ अपने जीवन के पूरे पोटेंशियल को, अपने अंदर की पूरी प्रतिभा को बाहर निकालिए। सारा विश्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो सर, आमतौर से ये देखा गया है कि पेरेंट्स को ये ऑनलाइन जब हो रही थी ट्यूटोरियल्स, तो पेरेंट्स को भी सीखना पड़ा था और टीचर्स को भी सीखना पड़ा था, उनके लिए भी एक चैलेंज था। तो सर, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कुछ एक आप बताना चाहेंगे कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन जो बदल रहा है? सीखना तो पड़ेगा ही, टेक्नोलॉजी बदलेगी। तो पहले सादे वाले मोबाइल थे, फिर ये 3G वाले आए, 4G वाले आए, 5G वाले आए, अब और भी आएंगे। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। सीखने को तो आनंद में बदलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से आनंद मिलता है। तो नया सीखने को मिलता है तो आनंद आता है। हमारे अनेक ऐसे कार्यकर्ता है जो 70-80 साल के, उनको जब व्हाट्सएप का वीडियो कॉल मैंने करना सिखाया तो उनके चेहरे पर जो आनंद देखा था, अरे ऐसे भी संपर्क हो सकता है। तो जब 70 वर्ष की आयु में वो व्यक्ति नई बात सीख सकता है तो हमारे लिए तो क्या है। तो इसलिए मैं तो पैंडेमिक का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि भारत सरकार 1987 में उन्होंने EMRC पूरे देश में स्थापित की थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिसोर्स सेंटर्स, और जिसके अंतर्गत हाई लेवल मल्टीमीडिया कंटेंट तैयार कर रहे थे, लेकिन काम में नहीं आ रहा था। हमारे यहाँ पर कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC है, उसके पास में कुछ 28 TB डेटा था जिसमें ऑनलाइन कोर्सेस उन्होंने बना रखे थे। नोबडी वाज यूजिंग इट, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं थी। आज पैंडेमिक ने वो बैरियर तोड़ दिया और सारे विश्व का आकाश हमारे सामने खोल दिया है। सो आई लुक एट इट एज ए वेरी ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जो इतने वर्षों से नहीं हुआ था वो आज हो गया है, एंड इट इज़ गोइंग टू स्टे। नाउ द कमिंग ईयर्स आर गोइंग टू बी द ब्लेंडेड एजुकेशन ईयर्स, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। पिता को भी युवा बनने का अवसर है, माता पिता को भी बचपन में आने का अवसर है। हमारे घरों में हम देखते हैं कि टीवी के रिमोट के भी फंक्शंस पोते को और नाती को ज़्यादा पता होते दादा दादी से, और दादा दादी उनसे ही सीखती। तो बच्चे सर, आपने जो कहा वो मैंने भी नोटिस किया था। मेरे दादाजी जब पापा से पहली बार बात किए थे, मैं उनके पास गई थी, पापा मुंबई में थे, जब वीडियो कॉल में बात की, वो बोले अरे फोटो दिख रहा है, एकदम एक अलग रौनक थी। और उस वक्त हमें एहसास हुआ कि ये टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। जब उनके चेहरे पे देखा हमने आनंद, तो पता चला कि अब उसके अनेक फैक्टर, उनकी सुरक्षा के लिए ऐप आ गए, उनके SOS ऐप आ गए। उनको कोई कठिनाई पड़ी तो लगे एक बटन दबा करके वो वैद्यकीय मदद बुला सकते, मेडिकल असिस्टेंस ले सकते। अब उसके अनेक फायदे आएंगे। सर ट्रू। सर, ये सेशन को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के टाइम सबसे ज़्यादा नर्वसनेस होती है, भले ही पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो, सब कुछ पता हो तुम्हें, लेकिन एग्ज़ाम्स के वक्त अलग ही तरह का थॉट्स आते हैं, नर्वसनेस होती है। तो इसको टैकल करने के लिए क्या किया जाए? बहुत सिंपल से काम करने चाहिए। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पीना चाहिए। ज़्यादा पिएंगे तो नेचुरल कॉल आएगा। तो एग्ज़ाम के बीच में 1 घुट 2 घुट पीना चाहिए, तो उससे नर्व्स कूल डाउन होते हैं। और दूसरा, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग की आदत डालिए। क्वेश्चन पेपर आते ही बहुत उत्सुकता होती है, बट जस्ट डोंट लुक एट इट। पहले आंखें बंद करके 2 बार गहरी श्वास लेकर के फिर ओपन कीजिए, सारे प्रश्न आएंगे, मेरी गारंटी है। तो इस गारंटी से आप अपना परीक्षा। सर, आपके बचपन का कोई एक ऐसा अनुभव परीक्षा देते वक्त जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे? कोई एक अनोखी बात, जैसे आपने पहाड़ों के टेबल्स के बारे में बताया, वैसे। परीक्षा तो मस्ती में ही देता रहा मैं, भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर। मैंने कभी बहुत ज़्यादा गंभीरता से परीक्षा को लिया नहीं। पर एक जो अनुभव अपने को सबको आता है, वो आता ही है, सबको आया है, मेरे को भी आया है, कि उत्तर आ रहा होता है लेकिन याद नहीं आता है। हाँ। उत्तर पता होता है लेकिन याद नहीं होता है। मज़ेदार बात होती है कि ये याद आता है कि कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ ब्लू इंक से लिखा था, वो सब याद आता है, क्या लिखा है वो याद नहीं आता है। तो ऐसा जब मेरे साथ में 2-4 बार परीक्षा में होने लगा, तो उसके बाद में मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला और मैंने खुद नोट्स बनाना शुरू किया, रंगीन नोट्स बनाना शुरू किया, कलरफुल। और उन कलरफुल नोट्स पे त्राटक करके उनकी फ़ोटो दिमाग में निकालना शुरू किया। तो अब मेरे को कुछ, मैं भूल जाता हूँ तो आंखें बंद करता हूँ, वो चार्ट सामने आ जाता है, उसको देख करके लिख सकता हूँ। लीगल कॉपी करने का तरीका
फोटोग्राफिक मेमोरी उस अनुभव से वो मेरी विकसित हुई कि लेफ्ट हैंड साइड ऊपर नीला दिख रहा है तो उसके आगे क्या लिखा है वो भी दिखना चाहिए, तो वो दिखना शुरू कर दिया। तो उस कारण से अब मेरे को आई नेवर हैव टू रेफर टू नोट्स, कभी भी किसी भी भाषण में मैं कभी नोट्स लेके नहीं जाता हूँ। और अक्सर ये होता है सर, ये जो ब्लैंक हो जाते हैं, ये होता है सब कुछ पढ़ा हुआ और फिर भी अचानक से ब्लैंक हो जाते हैं, तो ये फोटो वाला चीज़ काम आएगा सर। रिजल्ट्स के टाइम का जो स्ट्रेस है कि आने वाला है लेकिन तुम स्ट्रेस हो रहे हो उसको लेके, या आ गया है उसके बाद स्ट्रेस हो रहे हो कहाँ पे एडमिशन लें उसको लेके, इसको कैसे टैकल करना चाहिए? आजकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, करियर नहीं, जानकारी रखनी चाहिए पूरी। आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, बहुत विकल्प है, तो हर स्तर के व्यक्ति के लिए विकल्प है। मतलब 60% से कम मार्क्स आए तो भी विकल्प है, 50% से कम मार्क्स आए तो भी विकल्प है, टॉपर्स के लिए तो है ही विकल्प बहुत सारे, और फेल होने वालों के लिए भी बहुत विकल्प है। फेल होना भी कोई बुरी बात नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम यदि उस एयरफोर्स की टेस्ट में फेल नहीं होते तो राष्ट्रपति नहीं बनते, एयरफोर्स के पायलट बनते। तो इसलिए फेलियर भी नए रास्ते खोलने के लिए होता है, इसलिए फेल होना भी आवश्यक है। वो भी काम हमारे पुराणों में गणेश जी को दे रखा है। गणेश जी को 2 काम दे रखे, एक तो साधकों के मार्ग में विघ्न डालो ताकि उनकी क्षमता बढ़े, विघ्न से ही क्षमता बढ़ती है, जैसे मैंने कहा डंबल्स उठाने से ये बढ़ता है। और दूसरा काम ऐसा है कि गलत रास्ते पर जा रहे हो तो इतना बड़ा विघ्न डालो कि रास्ता बदलना पड़े। तो वो फेलियर वो वाला विघ्न होता है जो गणेश जी का प्रसाद होता है, जो आपको कहता है कि रास्ता बदलो। तो इसलिए वो भी बुरा नहीं होता है। इसलिए एवरी रिजल्ट, whether it is a successful result, whether it is a good result or a bad result, whether it is an expected result or unexpected result on both sides, negative और positive side, वो सब कुछ आपको एक नई सीख और नया अवसर प्रदान करता है। सो नेवर लूज हार्ट, उसमें से अवसर ढूंढने की कोशिश करो। विकल्प बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में और विकल्प बढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने वो सारे फेल वाले थे, और जो टॉपर थे वो सारे उनके यहाँ नौकरी करते हैं MBA करके। तो इसलिए फेल होना भी कोई बुरी बात नहीं है। और भी ज़्यादा जो 8वीं 10वीं में ही फेल हो गए वो जा करके बाबा जी बन जाते, तो वो और उन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चलाते हैं। सो लेट अस नॉट बी डिसहार्टन्ड बाय एनी काइंड ऑफ रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट ही लगेगा, जो रिजल्ट लगेगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि उस रिजल्ट का आप क्या करते हो इस पर निर्भर करता है कि वो रिजल्ट कैसा है। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप किसी पटरी से हट जाते हैं तो भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हुआ है, तो फोकस ऑन व्हाट योर स्किल्स आर, और आप किस चीज़ के लिए बने, अपनी नई राह ढूंढो। सर, इसी टॉपिक पे, इसी मोड पर हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर इन लोग को भी बहुत फायदा हुआ होगा आपकी इस फन आनंद तो आया होगा, फायदा तो पता नहीं फायदे का पता नहीं, आनंद आना चाहिए वही सबसे बड़ा फायदा है। मुझे तो आया, सुनने वालों को भी आएगा, ऐसी अपेक्षा है। नमस्कार, परीक्षा पर 4.0 में शामिल होने के लिए थैंक यू, और आप जुड़ते रहिए हमसे, हम और स्पीकर्स आपके सामने में लाते रहेंगे। दिस इज दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ।